नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। शेखर एक जीवनी। अतः नाम से ही स्पष्ट है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास नहीं वरन एक जीवनी है। अंतर यह है कि जीवनी में जो निजता होती है वह इसमें नहीं है। स्वयं अज्ञेय स्वीकार करते हैं कि शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज, ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल सफरिंग है। यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। इतना और ऐसा निजी वह नहीं है कि उसके दावे को आप एक आदमी की निजी बात कहकर उड़ा सकें। इसलिए अज्ञेय आग्रह करते हैं कि उसमें समाज और उनका युग बोलता है। वे कहते हैं कि वह मेरे और शेखर के युग का प्रतीक है। लेकिन इतना सब होते हुए भी वे कहते हैं कि यदि इस उपन्यास का दूसरी परिस्थिति और दूसरे ढंग से अर्थात शायद दूसरे अधिक समर्थ हाथों में हुआ होता तो इस भूमिका की आवश्यकता नहीं रहती। इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि अज्ञेय को भी यह कृति जीवनी नहीं वरन उपन्यास ही मान्य है, भले ही इसकी संरचना प्रक्रिया परंपरा मुक्त हो। इतना तो निश्चित है कि रोचकता उपन्यास का एक अनिवार्य तत्व है, किंतु रोचकता का कोई एक प्रतिमान नहीं हो सकता, क्योंकि जो पदार्थ एक के लिए रोचक है वह दूसरे के लिए अरोचक भी हो सकता है और होता भी है। अतः यह स्पष्ट है कि रोचकता का संबंध किसी बाहरी वस्तु से नहीं वरन व्यक्ति की आंतरिकता और मानसिकता से होता है। उपन्यास के 5 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन या संवाद, वातावरण और भाषा शैली। कथा वस्तु के पृथक अन्य अंगों की कल्पना भी संभव नहीं है। इसलिए उपन्यासकार को अपने उपन्यास की कथा वस्तु के संगठन में विशेष सचेष्ट रहना पड़ता है, क्योंकि उसके उपन्यास की सफलता और विफलता उसके कथा शिल्प पर ही आधारित होती है। कथा वस्तु शब्द का अर्थ परस्पर संगुम्फन है। A simple series of events arranged along a simple stand of concession may not properly be called a plot. The word plot signifies a weaving together. कोई भी उपन्यासकार अपनी कथा वस्तु की संस्थापना प्राय 3 शैलियों में वर्णन में करता है: वर्णनात्मक शैली, पात्रगत शैली। ठीक है, वर्णनात्मक शैली में उपन्यासकार तटस्थ होकर अपनी कथा कहता चलता है। पात्रगत शैली में वह कथोपकथन या संवादों के द्वारा कथानक के सूत्रों को जोड़ता जाता है। और पात्रगत शैली में वह पात्रों का माध्यम बनाकर अपनी कथा कहता है। विद्वान हडसन ने इन नामों से थोड़ा परिवर्तन करके इन्हें ये नाम दिए हैं: पहला प्रत्यक्ष व प्रबंध प्रणाली, दूसरा आत्मकथात्मक प्रणाली, तीसरा पत्रात्मक प्रणाली। इनके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो उपन्यास की कथा वस्तु को प्रस्तुत करने की और भी अनेक शैलियाँ और प्रणालियाँ हो सकती हैं और होती भी हैं, किंतु उपन्यास की कथा वस्तु के लिए शैलियों का कोई प्रतिबंध नहीं है। उपन्यासकार चाहे जिस शैली को अपना सकता है। बस प्रतिबंध यह है कि उपन्यास की कथा वस्तु रोचकता, संभाव्यता, मौलिकता और प्रभावशीलता आदि गुणों से संपन्न होनी चाहिए, क्योंकि जो ताजमहल अपनी अपूर्व सुंदरता और कलात्मकता के कारण सदियों से विश्वविख्यात है, वही कविवर पंत को मृत्यु का पूजा गृह दिखाई देता है और जिसको देखकर पंत को आह्लाद नहीं औदात्य और खिन्नता का भी अनुभव होता है। यह सत्य है कि साधारण पाठक के लिए शेखर एक जीवनी में कोई रोचकता नहीं है, क्योंकि इसमें जिस विचार तत्व की प्रधानता है वह साधारण पाठकों की पकड़ से बाहर है, किंतु जो व्यक्ति विचारक है, जिन्हें विचारों की गंभीरता में बैठने में आनंद आता है, जो वैचारिकता के नए आयामों का सहर्ष स्वागत करने में सक्षम हैं, उनके लिए यह उपन्यास रोचक ही नहीं परंतु गहन भी है।
उपन्यास का प्रारंभ ऐसा होना चाहिए कि वह रोचकता के साथ साथ अपने पाठकों की जिज्ञासा को भी इतनी बलवती बना दे कि वे संपूर्ण उपन्यास को पढ़ने के लिए विवश हो जाए। और शेखर एक जीवनी का प्रारंभ भी इसी प्रकार होता है। फांसी जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियाँ, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सभी क्षमताएं और औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में, ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। इस प्रकार प्रारंभ या प्रवेश की संवेदना और भाषा दोनों ही साधारण पाठकों की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। इसमें से दो मत नहीं हो सकते, किंतु सुशिक्षितों और विचारकों के लिए यह प्रवेश बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि यह उनके समक्ष वैचारिकता का एक नया किंतु गंभीर आयाम प्रस्तुत करता है। जहाँ शेखर एक जीवनी में वैचारिकता नहीं है, केवल वर्णनात्मकता है अथवा मनोवैज्ञानिकता है, वहाँ सुबोधता और सजीवता के कारण सामान्य पाठकों के लिए भी रोचकता है। कहा जाता है कि शेखर एक जीवनी के कथा शिल्प में घटनाओं की कोई अनुविधि नहीं है। प्राय सभी घटनाएं एक दूसरे से अविच्छिन्न और स्वतंत्र हैं। ऊपरी तौर से इस उपन्यास की घटनाओं के क्रम को देखकर यह कथन सत्य प्रतीत होता है, किंतु सच्चाई यह नहीं है। इस उपन्यास की घटनाओं को बाहरी अनुमति देना तो उपन्यासकार को न तो अपेक्षित ही है और न ही इस उपन्यास की शैली में ऐसा स्वाभाविक रूप से संभव हो सकता है। इसका कारण भी यही है कि इस उपन्यास में सभी घटनाएं मन के एक अत्यंत आवेश और द्रुत गतिता के साथ स्मरण के द्वारा बीते हुए जीवन की अवलोकन से उत्पन्न है, जो शेखर कुछ ही घंटों के पश्चात फांसी पर चढ़ जाने वाला है। वह अपने अतीत का स्मृति अवलोकन कर रहा है। उसके मन में बिना किसी क्रम के एक के बाद एक घटनाएं आती हैं और चली जाती हैं। उसके मन को इतना अवकाश भी नहीं है कि वह अपने अतीत को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत कर सके। यदि वह ऐसा करता तो उपन्यास की सारी सहजता और मनोवैज्ञानिकता समाप्त हो जाती, किंतु यदि इस दृष्टि से उसकी घटनाओं पर विचार किया जाए तो वह निष्कर्ष आसानी से निकल जाता है। और इस उपन्यास की घटनाओं को सहजता और मनोवैज्ञानिकता तथा वैचारिकता के धागे उसी प्रकार बांधे हुए हैं जिस प्रकार एक सूत्र मणियों की माला में मणियों को बांधे रहता है। जिस प्रकार वे मणि पृथक पृथक दिखाई देती हैं, एक सूत्र में आबद्ध होती हैं, फिर भी उसी प्रकार इस उपन्यास की घटनाएं अलग अलग होकर भी मानसिकता के सूत्र में बंधी हुई हैं। जब उपन्यासकार यह कहता है कि जैसे मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोतियों को फिर एक बेतरतीब लड़ी में पिरो दिया जाए, तो उसका कथन जितना सटीक और उलझी हुई स्मृतियों के लिए है, उतना ही उस उपन्यास की वस्तु विन्यास के लिए भी है। इस संपूर्ण आपूर्ति की कहानी में ऐसा ही वस्तु विन्यास अपेक्षित और स्वाभाविक भी है। इस उपन्यास की कथा वस्तु पर संभाव्यता कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। यह कथा मूलतः भारतीय समाज के उस जीवन को चित्रित करती है जब समूचा देश अपनी स्वतंत्रता के लिए प्राण प्रण से संघर्ष कर रहा था। शेखर इस युग के उस युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो जन्म से ही विद्रोही भाव लेकर उत्पन्न होते हैं। यही विद्रोही भावना उसे उसके पारिवारिक परिवेश से काटती भी चली जाती है। वह हर बात में विद्रोह करता है, छोटी से छोटी समझी जाने वाली बात में भी विद्रोह कर बैठता है। यही विद्रोह आगे चलकर व्यापक हो जाता है। वह समाज, सत्ता, साहित्य सभी के प्रति विद्रोही बनता है और अंत में फांसी का दंड पाता है। विद्याभूषण भी विद्रोही है, किंतु उसके विद्रोह का दायरा सीमित है। वह केवल राज्य विद्रोही है। बाबा मदन सिंह भी विद्रोही हैं, राज्य विद्रोही, किंतु उनके विद्रोह में जो वैचारिकता और संयम है वह न तो शेखर के विद्रोह में है और न ही विद्याभूषण के विद्रोह में।
बाबा मदन सिंह की विद्रोह भावना जीवन के गहन अनुभवों एवं गंभीर विचारों से संसिक्त है। शेखर के पिता हरिदत्त और माँ उस भारतीय परिवार के प्रतिनिधि हैं जिसमें बेमेल वृत्तियों में बच्चे उत्पन्न नहीं होते, वरन पलते और बड़े भी होते हैं। ये बच्चे पारिवारिक संस्कारों को ग्रहण करके साधारण आदमी बन जाते हैं या फिर विद्रोह करके असाधारण हो जाते हैं। राशि उस निर्देश तथा उदार वधु की प्रतिमूर्ति है जो विचारों की संकीर्णता की ज्वाला में अपने जीवन की आहुति देने के लिए बाध्य हो जाती है। इसी प्रकार सामाजिक आडंबर, जेल की यातनाएं, क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन आदि सभी तत्व ऐसे हैं जो नितांत यथार्थवादी हैं और जिनमें शेखर का युग अपने पूर्ण और प्रखर स्वर में बोलता है। जहाँ शासकीय और सामाजिक मुक्ति के लिए इतना प्रचंड विद्रोह हो रहा है, वहाँ मणिका जैसी भोगवादी युवती का होना भी असंभव नहीं है, जो अपने राष्ट्रीय परिवेश से कटकर बिल्कुल आत्मकेंद्रित बनी हुई है। अर्थात कि शेखर एक जीवनी की सभी घटनाएं संभाव्य हैं, इसके सभी पात्र यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित हैं और इन सभी पर उपन्यास का भव्य आवरण है। अतः यह कहा जा सकता है कि शेखर एक जीवनी का कथा शिल्प औपन्यासिक परंपराओं से मुक्त है और यह मुक्ति ही उसकी शक्ति और सफलता भी है। यह अपने पाठकों को वैचारिक स्तर पर प्रबुद्ध करती है, रोचकता के स्तर पर उनके हृदय को गुदगुदाती भी है, संभाव्यता के स्तर पर उसमें अनेक उनके अस्तित्व का एहसास भी कराती है और प्रभाव के स्तर पर उनमें अपार प्रभाव का आह्वान भी करती है। वह शिल्प अपनी सारी सामर्थ्यों से संपृक्त है और औपन्यासिक क्षेत्र में संवेदना और शिल्प का एक क्रांतिकारी दूत है। की लिखी हुई शेखर एक जीवनी में